तो पीके सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो यूरिया, जो दानेदार यूरिया जो पहले बनता था, जो जिसकी आप बात करें, जो 60 के दशक में शुरुआत हुई, वो उसका कंजम्पशन सॉइल कंजम्पशन पे था। और ये नैनो यूरिया जो अपना है, ये इसका कंजम्पशन सर कहाँ पर? नैनो यूरिया प्लस जो है एक्चुअली ये नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो दो मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा नहीं होने देती है और जो न्यूट्रिएंट्स उसको धीरे धीरे रिलीज करती है। क्योंकि हमारी जो लीव्स है उसके अंदर एक स्टोमेटा होती है जिसकी साइज नैनोमीटर्स में होती है। ये प्लांट्स में सॉइल तक तो जा ही नहीं रहा है। और हम लोगों ने एक स्टडी कराई थी, तो बहुत ही इंकरेजिंग रिजल्ट ये था कि ये पूरे प्लांट में ट्रेवल करता है। इनके उपयोग को लेकर कुछ भ्रांतियां सर लोगों के मन में रहती हैं। लोगों को लगता है कि जैसे ही वो सुनते हैं रसायन, तो उन्हें लगता है कि ये कहीं ना कहीं से दुष्प्रभावी होगा। रसायन होगा तो डेफिनेटली दुष्प्रभाव होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप मेडिसिन भी अगर लेते हैं तो बॉडी पे वो रिएक्ट करती है और उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। किसानों को जोड़ने की अभी आप बात कर रहे थे, इफको और किसानों के बीच का ये जो कनेक्शन है, ये कैसे धीरे धीरे आगे डेवलप हो रहा है? इसमें हम लोगों ने सरकार का भी सहयोग मांगा है, क्योंकि इसमें सरकार का सहयोग बहुत ज़्यादा अपेक्षित है। किसानों का उस पर किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, उसको हम लोग इंश्योर करेंगे, सही एप्लीकेशन को बता के, सही डोसेज को बता के। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 1960 के दशक के साथ भारतीय खेती में एक और क्रांति की शुरुआत हुई। एक नए केमिकल का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसका उत्पादन भारत में ही शुरू हुआ था और उसका नाम था यूरिया। आजकल आप जब भी खेती किसानी के संदर्भ में कोई खबर पढ़ते होंगे या सुनते होंगे, तो ये शब्द आसानी से आप जान जाते होंगे। कई लोग जो रासायनिक रूप से रसायन को बेहतर ढंग से समझते होंगे, उन्हें ये बात मालूम होगी कि यूरिया क्या होता है, उससे क्या असर होता है खेती पर। बहरहाल सामान्य भाषा में खाद की तरह से उसे इस्तेमाल किया जाता है। 1960 के बाद जब यूरिया का इस्तेमाल भारत में पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर बढ़ने लगा, तो एक बहस भी शुरू हुई कि यूरिया का जो दुष्प्रभाव है वो फसलों पर और मिट्टी पर पड़ता है। यूरिया के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए नई नई तरह की बहसों का जन्म हुआ, नए नए तरह के प्रयासों का भी जन्म हुआ। बात होते होते आई 2021-22 तक, जब देश ने पहली बार यूरिया के साथ कुछ नए शब्दों को सुना, और ये शब्द थे लिक्विड नैनो यूरिया। क्या है ये लिक्विड नैनो यूरिया? ये काम कैसे करता है? खेती पर इसका क्या असर होता है? पारंपरिक यूरिया से ये कितना अलग है? और इसके इर्द गिर्द जितने भी सवाल बुने जा सकते हैं, इन सब सवालों के जवाबों के लिए आज हमारे साथ बातचीत के लिए एक विशेष मेहमान हैं। उनका नाम है श्री पीके सिंह जी। आप इफको नैनोवेंशंस के डायरेक्टर हैं और साथ ही आप इफको नैनो यूरिया के जनरल मैनेजर की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। सबसे पहले तो पीके सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अपडेट में पीपल समाचार परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और एक परिचय देने की मैंने कोशिश की है अपने दर्शकों को। भारत किसानों का देश है, खेती किसानी के साथ यूरिया भी बहुत लोग जानते ही हैं, लेकिन लिक्विड नैनो यूरिया या नैनो यूरिया, ये एक नया शब्द है जो हाल ही में 2-3 वर्षों में चलन में आया है देश में। सबसे पहले तो हम जो आप काम करते हैं, जो आप जिन चीज़ों पर आप काम करते हैं, और निश्चित रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण है, हम चाहेंगे कि एक छोटा सा इंट्रो या छोटा सा ब्रीफ आप दर्शकों को पहले दें, फिर हम बात करेंगे यूरिया और नैनो यूरिया के डिफरेंस के बीच में। जरूर जी सर। जी, मैं पीके सिंह, मैं इफको, आप जैसा कि जानते होंगे कि वो दुनिया की फॉर्चून 500 फर्स्ट कोऑपरेटिव है और वो पिछले 4 सालों से ही फर्स्ट पोजीशन पे है। उस कंपनी में मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि मैं एक जनरल मैनेजर इफको कलोल नैनो यूनिट का मैं हेड हूँ। और आप जैसा जानते होंगे कि हमारे इफको के चेयरमैन आदरणीय श्री दिलीप संघानी साहब, जो कि सहकारिता में पूरे भारत में सबसे बड़ा नाम है, वो हमारे इस इफको के चेयरमैन हैं। और जो हमारे प्रबंध निदेशक हैं श्री के जे पटेल साहब, उनकी तकनीकी और दक्षता और सारी चीज़ें जो है बहुत ही बेमिसाल है। तो इन्हीं लोगों के नेतृत्व में, जैसा कि आप जानते हैं कि इफको जो है पिछले 4 सालों से लगातार केवल भारत और एशिया की नहीं, पूरे विश्व की पहली सहकारी संस्था है जो फर्स्ट नंबर पे पोजीशन है और फॉर्चून 500 की फर्स्ट कंपनी है। उसके बाद मैं पहले यूरिया प्लांट में ही मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ
उसके बाद मैंने MCA किया हुआ है, फिर IIM से मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं और अभी मैं नैनो प्लांट, जैसा कि आपने बताया, लिक्विड नैनो यूरिया एंड नैनो DAP, नैनो कॉपर, नैनो जिंक, और अभी हम एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर लॉन्च किया है जो बनाना सैप से बनता है, धारा अमृत। अरे वाह। वो ये बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जो इफको लेके आ रही है, जो कि अल्टरनेटिव टू केमिकल फर्टिलाइजर है, जो हम आपको बताएंगे कि वैसे तो हम दानेदार यूरिया भी बनाते हैं, नैनो लिक्विड यूरिया भी बनाते हैं, लेकिन दानेदार जो लिक्विड यूरिया है वो आपको पहले पता होगा कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे जी भाई, और उस समय हरित क्रांति, मतलब उन्होंने जो मतलब जय जवान जय किसान का नारा दिया था 60 के दशक में, उस समय हम लोग क्या होता था कि खाने मतलब आत्मनिर्भर नहीं थे ग्रेन्स के मामले में, बिल्कुल, और अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट करके होता था और वो गेहूं उस तरह की वो गेहूं हमें एक्सपोर्ट करते थे जो अभी आजकल के दशक में एनिमल्स भी नहीं खाते हैं। ठीक बात। लेकिन चूंकि हम निर्भर इतना ज़्यादा थे कि वो हमें गेहूं उस तरह की हमें सप्लाई करते थे, तो हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी का विजन था कि भाई हम खाने के मामले में आत्मनिर्भर रहें। उस समय यूरिया के चूंकि वो तकनीक भारतीय नहीं है, वो तकनीक विदेशों की थी, लेकिन इफको ने पहला मदर प्लांट कलोल में यूरिया का लगाया था। उसी मदर प्लांट में मैं एक कर्मचारी हूँ और उस समय जैसा कि आप जानते होंगे कि यूरिया को भी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत नहीं थी, उसको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए बहुत अथक प्रयास किए गए। वो किसानों में उनके ज़मीन पे रात में छिड़क के चले जाते थे, सुबह उनको खेत हरा भरा दिखाई देता था, फिर धीरे धीरे जो है एक्सेप्टेबिलिटी हुई। और लेकिन उसके दुष्परिणाम ये हुए कि किसानों ने अधिक उत्पादन के नियत से यूरिया को जितना इस्तेमाल करना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा शुरू कर दिया, सीमित रूप से ज़्यादा करने लगे। तो अभी आप देखेंगे कि अभी लगभग हम 33 से 34 मिलियन टन जो है वो फर्टिलाइजर कंजम्पशन है जी। और जबकि जो जमीन हेक्टेयर है खेती की, वो पहले जो 1970s में थी वही आज भी है। तो खेती की जमीन तो बढ़ी नहीं, लेकिन रासायनिक खाद का उपयोग जो है लगभग डबल हो गया। तो इसका मतलब यही रहा कि किसान जो है जहाँ पे 1 कट्टे की जरूरत पड़ रही है वहाँ 2 कट्टा यूज कर रहा है। तो वो उसका उत्पादन जो है, क्योंकि हुआ ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम यूरिया का उत्पादन करते हैं तो उससे कई उसके दुष्परिणाम है, क्योंकि जो कन्वेंशनल यूरिया है उसकी एफिशिएंसी 15 से 18% होती है, बाकी 70 से 80% जो है वो सॉइल में चली जाती है, वो लीचिंग हो जाती है, वो अलग अलग नाइट्रेट ग्रीन हाउस गैसेज में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपके टोटल जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट इस यूरिया का यूज भी है जो हमारे इन्वायरमेंट को, सॉइल को पोल्यूट करता है। ये नाइट्रेट बनाता है जो जमीन में पानी के साथ हमें, आप देख रहे होंगे कि पौंड में या पानी में नाइट्रेट मिलने लगे हैं, जो उसके दुष्परिणाम अभी मनुष्यों के शरीर पे पड़ने लगा है, लंबे समय के यूरिया के इस्तेमाल से हो रहा है। और उसके बाद आप, लेकिन हुआ ऐसा कि फर्टिलिटी कम होती गई इस यूरिया के दुष्परिणाम से। किसानों को तो समझ में नहीं आया, उन्होंने लगा कि और हम यूरिया इस्तेमाल करेंगे तो उत्पादन और होगा। तो उत्पादन तो कांस्टेंट रहा, लेकिन यूरिया का कंजम्पशन डबल हो गया और दुष्परिणाम भी डबल हो गए। तो इसके लिए इफको, जो कि किसानों की संस्था है, इनके ओनर भी किसान है, तो इफको ने सोचा कि हमें हमारा ध्येय किसानों की समृद्धि है, हमारा ध्येय किसानों की प्रॉस्पेरिटी, किसानों का हेल्थ, किसानों की आजीविका। तो उन्होंने ये सोचा कि हमें किसी न किसी तरह इस केमिकल फर्टिलाइजर का कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो 2017 में एक टीम बनाई गई, गर्व के साथ उस पहली टीम का मैं हिस्सा रहा। अरे वाह। और उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट शुरू किए गए, फिर पायलट लेवल पे पहले नैनो यूरिया 4% बनाया गया, उसके 11,000 फील्ड ट्रायल्स हुए, 100 से ज़्यादा क्रॉप्स पे उसका इस्तेमाल चेक किया गया। उसके बड़े ही सफलतापूर्वक रिजल्ट्स जब सामने आने लगे तो फिर इफको ने उसको 2021 में लॉन्च किया धीरे धीरे। लेकिन फिर हमें कुछ फीडबैक ऐसे आए कि कुछ फसल ऐसी होती है जिसमें थोड़े ज़्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है, तो इफको ने उस अपने इनोवेशन को
और क्योंकि R&D बहुत ज़्यादा इफ्को में होती है, उस नैनो इफ्को ने एक विंग बनाया हुआ है, नैनो बायो रिसर्च लिमिटेड। उस NBRC को भी मैं हेड करता हूँ, उसमें कलोल में ही है। उसमें बहुत सारे जब रिसर्च किए गए, पॉट एंड फील्ड ट्रायल्स किए गए, तब उसमें लगा कि देयर आर सर्टेन क्रॉप्स जिसमें थोड़े नाइट्रोजन की ज़्यादा जरूरत होती है। तो फिर इफ्को ने नैनो यूरिया प्लस लॉन्च किया जो 20% नाइट्रोजन के साथ है। नैनो DAP लॉन्च किया जो 8% नाइट्रोजन 16% फास्फोरस के साथ है। और इसके रिजल्ट इस समय हम ये कह सकते हैं कि पिछली बार जैसे इफ्को ने लगभग 4 करोड़ बॉटल जैसा फील्ड में भेजा, तो धीरे धीरे हम लोग जो है किसानों को सफलतापूर्वक बताने में सफल हो रहे हैं कि ये रासायनिक खाद का अल्टरनेटिव है जो कि बहुत ज़्यादा प्राकृतिक के पास है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नेचुरल मटेरियल्स हैं, नेचुरल पॉलीमर्स हैं जो कि ऑर्गेनिक के फॉर्म में आता है। तो बहुत ज़्यादा ये केमिकल से फ्री है, लेकिन उनकी यील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ KVK के साथ इसके फील्ड ट्रायल्स किए गए और ये देखा गया कि अगर हम 50-50% मॉडल में 50% रासायनिक 50% नैनो करते हैं तो लगभग 6 से 7% सभी तरह के क्रॉप्स में, सभी तरह के क्लाइमेट में, सभी तरह के स्थानों पे ज़्यादा यील्ड होता है। और पर एकड़ में किसानों को लागत भी कम होती है, क्योंकि हमारा जो नैनो यूरिया प्लस है वो 225 रुपए का है, जो नैनो DAP है वो 600 रुपए का है, जो कि बहुत कम है जो कन्वेंशनल यूरिया और DAP है उनके मामले में। और भारत सरकार को कोई सब्सिडी भी नहीं देनी पड़ती है। अच्छा। क्योंकि ये इसका एक्चुअल लागत है। ठीक है। एक इसी आपकी बात में मेरा एक प्रश्न था छोटा सा, वो अभी मेरे दिमाग में आया कि जो DAP माफ कीजिए, जो यूरिया, जो दानेदार यूरिया जो पहले बनता था, जो जिसकी आप बात करें, जो 60 के दशक में शुरुआत हुई, वो उसका कंजम्पशन सॉइल कंजम्पशन पे था, और ये नैनो यूरिया जो अपना है, ये इसका कंजम्पशन सर कहाँ पर है? ये सॉइल में ही है या फिर नहीं? ये नैनो यूरिया प्लस जो है एक्चुअली ये नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और एक ये कोलोइडल इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके ऊपर एक लेयर होती है जो दो लेयरों को इकट्ठा नहीं होने, जो दो मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा नहीं होने देती है, और जो न्यूट्रिएंट्स उसको धीरे धीरे रिलीज करती है। तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है, और ये स्प्रे करते हैं, और ये फोलियर एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारी जो लीव्स हैं उसके अंदर एक स्टोमेटा होती है जिसकी साइज नैनोमीटर्स में होती है, और जो हम ये सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो नैनो पार्टिकल्स के रूप में इसमें रहते हैं, डायरेक्ट स्टोमेटा तक पहुंच रहे हैं। तो वो जब हम स्प्रे करते हैं तो लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू, जैसे आपके बॉडी में वेन के थ्रू इंजेक्शन देते हैं और टेबलेट खाते हैं, उसी तरह का है कि ये सीधा जो है वो वेन्स के थ्रू, उनके लीव्स के थ्रू स्टेम में, रूट्स में और फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। और इसका जो एफिशिएंसी है, जो एब्जॉर्ब कैपेसिटी है, वो लगभग 95% है ये प्लांट्स में। सॉइल तक तो जा ही नहीं रहा है। और हम लोगों ने एक स्टडी कराई थी, ट्रांसलोकेशन स्टडी की, ये कितना ट्रेवल करता है, तो बहुत ही इंकरेजिंग रिजल्ट ये था कि ये पूरे प्लांट में ट्रेवल करता है। लगभग 70% लीव्स में रहता है, 20% के आसपास स्टेम में रहता है, 10% ये रूट्स में रहता है। तो इसके मतलब ऐसा नहीं है कि केवल लीव्स तक सीमित रहता है, ये पूरे प्लांट में ट्रेवल करता है। तो ये जड़ों को भी मजबूत, हम लोगों ने इसमें सीड विगर इंडेक्स हमारे NBRC में कराया था, रूट की मजबूती का टेस्टिंग कराया था। तो हमें पता चला कि जो जर्मिनेशन पहले 7 दिन में होता था, वो अगर हम नैनो DAP से अगर सीड की कोटिंग करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो 3 से 4 दिन में होता है, आधे टाइम में। तो क्रॉप का जो पीरियड है वो भी रिड्यूस होता है, और प्लस जो रूट लेंथ है, जो पहले 3-4 इंच के होते थे, ये लगभग 6 से 7 इंच होते हैं। तो रूट भी ज्यादा डीप जाता है, तो उसको ज्यादा मिनरल्स और विटामिन सॉइल की अवेलेबल होती है, और प्लस जितना डीप रूट होगा उतना ही पेड़ मजबूत होता है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने एक ट्रायल लिया था कॉटन का अपने कैंपस में ही, तो उसमें फार्मर्स प्रैक्टिस हम लोगों ने देखी, और 50-50% मॉडल में जब हमने किया तो हमें ये पता लगा कि जो कॉटन फार्मर प्रैक्टिस से 3 बार पिक करते थे, वो चूंकि वो पेड़ मजबूत होने के चलते 5 बार नैनो के थ्रू पिक किया गया। तो जो लेनिन है, जो रुई है, उसकी उत्पादन भी ज़्यादा हुई, प्लस इसके जो ब्रिकेट है, जो बायोमास में यूज होता है, तो ये पेड़ भी ज़्यादा ब्रिकेट बनते हैं, तो बायोचार भी हम ज़्यादा बना सकते हैं। तो इसका ओवरऑल ये कम लागत है, अधिक उत्पादन है,
एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, सॉइल में चूंकि ये जाता ही नहीं है तो सॉइल को किसी भी तरह से खराब नहीं करता है। इसमें 21-22 तरह की टेस्टिंग की गई है कि ये ह्यूमन बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, हनी बी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, फिश में, मरीन में कैसे किया जाता है। तो ये सारे सर्टिफिकेट इफ्को ने एक्चुअल टेस्टिंग करके चेक कराए। इस सब में ये इफ्को नैनो यूरिया प्लस, नैनो डीएपी, नैनो कॉपर, नैनो जिंक, धारा अमृत, ये सब सफल हुए। और इसलिए हम आज की डेट में लगभग 25 से 26 कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। धारामृत अभी आपने नाम लिया, ये मुझे पूछना भी था, धारामृत के बारे में कुछ बताइए। आपने शायद इंट्रो में भी कहा था धारामृत के बारे में। धारामृत अभी हमारा लेटेस्ट एक इनोवेशन है जो कि बनाना सेप से बनाई जाती है और ये प्योरली ऑर्गेनिक है, जिसमें NPK और एल्गिक एसिड, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, जो कि प्योरली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो बायो स्टिमुलेट की तरह काम करता है। तो इसकी हम लोगों ने कंपेटिबिलिटी चेक की थी कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के साथ अगर मिक्स करके हम इस्तेमाल करते हैं तो हमने ये पाया कि और ज्यादा, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि जमीन में, सॉइल में कार्बन जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो किसी भी अगर सॉइल में कार्बन कम होगा तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, प्लस जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे हमारी बॉडी है, अगर हमारी बॉडी में कोई D3, B12 कम है तो हम कितना भी खाएंगे वो प्रोटीन एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे तो वो लगेगा नहीं। उसी तरह से उस कार्बन सिक्वेशन को बढ़ाने के लिए बायो स्टिमुलेट की तरह से एक धारामृत प्रोडक्ट करके इफ्को ने अभी 2 अक्टूबर को लॉन्च किया है। उसको जब हम मिक्स करके नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो वाटर सेविंग भी होती है, पौधे का ग्रोथ भी अच्छा होता है, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स क्रॉप्स में अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए इफ्को का पूरा प्रयास ये है, क्योंकि हमें केवल क्रॉप की यील्ड को ही बढ़ाना नहीं है, हमें क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स को भी बढ़ाना है। जैसे आजकल के क्रॉप्स में जिंक कम होता है, कॉपर कम होता है, मैग्नीशियम कम होता है, सल्फर कम होता है, और ये सारे मिनरल्स जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरत होती है। तो उसको भी क्रॉप्स में अवेलेबल कराना है। इफ्को का पहला मिशन है कि हम कम लागत, अधिक उत्पादन, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, सॉइल हेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे और जितने भी क्रॉप होंगे उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो ह्यूमन लाइफ के लिए जरूरी है वो अवेलेबल भी हो। पारंपरिक खाद जो, जैसे कि अभी आप कह रहे थे, ऑर्गेनिक खाद जो होती है वो, और रासायनिक खाद, ये एक कॉमन सा थॉट है कि दोनों ही अलग अलग होते हैं। अभी आप जैसे धारामृत के बारे में बता रहे थे तो आप कह रहे थे NPK, यानी मेरे ख्याल से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आप बात कर रहे थे। तो अगेन ये वही हम रासायनिक खादों पर चले गए। इनके उपयोग को लेकर कुछ भ्रांतियां सर लोगों के मन में रहती हैं। लोगों को लगता है कि जैसे ही वो सुनते हैं रसायन, यूरिया की जैसे मैंने शुरुआत में बात की थी कि रसायन, तो उन्हें लगता है कि ये कहीं ना कहीं से दुष्प्रभावी होगा। ये मिथक है या ये सच है? नहीं, रसायन होगा तो डेफिनेटली दुष्प्रभाव होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप मेडिसिन भी अगर लेते हैं तो बॉडी पे वो रिएक्ट करती है और उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। वही आप बताते कि इसको इससे कम, इस रिस्क को कम करने एग्जैक्टली। लेकिन होता कैसे है कि हम कुछ भी खाते हैं उसमें आयरन होता है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम एलिमेंट फॉर्म को पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम उस एलिमेंट, जैसे अगर हमने रासायनिक खाद यूरिया इस्तेमाल किया, उसका जो 18% पौधों को लग रहा है वो कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन जो 60% सॉइल में रह गया वो दुष्प्रभाव करता है, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस जनरेट करता है, वो सॉइल के अलग एलिमेंट के साथ मिलके नाइट्रेट बनाता है, वो सॉइल के अलग एलिमेंट के साथ मिलके कुछ ऐसे हैवी मेटल्स बनाता है जो कि क्राइसोजेनिक होते हैं। तो इस तरह की, और प्लस उसको जब सॉइल के साथ मिक्स करके चीजें करते हैं तो एनवायरनमेंट पे वो बैड इफेक्ट देता है, वो उसके दुष्परिणाम है। नैनो यूरिया सी का, जबकि नैनो यूरिया क्या है, 90 से 95% पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई रेसिड्यू है ही नहीं। तो जब रेसिड्यू नहीं है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। अच्छा, ये स्टेट बाय स्टेट, या मैं कहूँ कि अभी आपने बीच में जिक्र किया भी था कि देश भर में आपने अलग अलग जगह इसकी टेस्टिंग की, फिर उसमें कुछ रिजल्ट ठीक नहीं आया, फिर से दोबारा फिर 20% के साथ आपने लॉन्च किया। मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि यहाँ किन प्रमुख फसलों के लिए नैनो यूरिया खास तौर से फायदेमंद साबित हो सकता है, किसानों को किस तरह से फायदा मिल सकता है? फायदा तो ये हर एक के साथ है। अच्छा, क्योंकि नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी ये अल्टरनेटिव है नॉर्मल यूरिया और नॉर्मल डीएपी का। लेकिन हम लोगों ने मध्य प्रदेश पे स्टडी की है, सोयाबीन पे,
मध्य प्रदेश में स्टडी की है चने पे, मेज पे, पल्सेस पे, और ये पाया गया है कि जितने भी इस तरह के नाइट्रोजन रिक्वायर्ड जो फसल है उस पे इनका नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी का इस्तेमाल से 6 से 7% जो है वो यील्ड बढ़ गई है। और ये हमने जबलपुर यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी फील्ड ट्रायल्स कराए हैं, बहुत सारे केवीकेस के साथ भी हम लोगों ने फील्ड ट्रायल्स किए हैं, और उन सब के रिजल्ट्स में बहुत सारे डेमो प्लॉट हम लोगों ने मध्य प्रदेश में किए थे जो हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ शेयर भी किए हैं। और ये पाया गया है कि जितने भी मेजर क्रॉप्स हैं मध्य प्रदेश के, जैसे चना है, सोयाबीन है, पल्सेज हैं, राइस है, वीट है, तो उन सब में नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी का इस्तेमाल अगर हम सही तरीके से, क्योंकि इसका उपयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जाता स्टोमेटा के थ्रू है, तो स्टोमेटा का एक ओपनिंग टाइम, मतलब पौधों का भी एक अपना मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है जी। वो पौधों का मेटाबॉलिज्म सिस्टम ये है कि सुबह के 9 बजे से लेके 11 बजे तक वो स्टोमेटा ओपन होते हैं, उसी तरह से शाम को 4 बजे 5 बजे के पास स्टोमेटा ओपन होते हैं, और चूंकि सनलाइट और उसी के थ्रू इसको अंदर जाना है, तो जब ओपनिंग के समय अगर हम स्प्रे करेंगे तो ये सीधा पौधों के अंदर आ जाएगा, अदरवाइज ये पत्तों पे पड़ा रहेगा। फिर अगर बारिश हो जाती है तो वो निकल जाएगा, तो जब निकल जाएगा तो फिर से आपको स्प्रे करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्लस इसकी सही डोसेज क्या है, जैसे कि 4 ml जो है वो पर लीटर में हम इस्तेमाल करते हैं। तो किसानों को हमारे इफ्को के फील्ड ऑफिसर से या अपनी जो सहकारी समितियां हैं वहाँ पे जाके यूट्यूब से इफ्को ने बहुत सारे अपने डिजिटल माध्यम से भी कैसे कैसे इस्तेमाल करने हैं उसके वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं, उसको देख के किसानों को तकनीक के साथ चलना पड़ेगा, और सही उपयोग करके अगर वो 50% कन्वेंशनल यूरिया, 50% अगर नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का इस्तेमाल करता है, तो गारंटी के साथ जो हमारे फील्ड ट्रायल्स के रिजल्ट्स हैं और जो हम लोगों ने पर्सनली इफ्को ने किए हैं, तो 7 से 10% यील्ड ज़्यादा होगी, और पर एकड़ पे कम से कम 3 से 4 हज़ार का किसानों को अधिक से अधिक आमदनी होगी, ये गारंटी है। बहुत बढ़िया सर। किसानों को जोड़ने की अभी आप बात कर रहे थे कि किस तरह से किसान जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इफ्को और किसानों के बीच का ये जो कनेक्शन है ये कैसे धीरे धीरे आगे डेवलप हो रहा है, इस पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा कुछ आप बताएं। इसमें हम लोगों ने सरकार का भी सहयोग मांगा है, क्योंकि इसमें सरकार का सहयोग बहुत ज़्यादा अपेक्षित है। इसको किसानों को सही सलाह और सही रिजल्ट दिखाने के लिए, क्योंकि जैसे सारे हम लोग जैसे जानते हैं कि हम लोगों को सरकार पर विश्वास ज़्यादा रहता है, लेकिन इफ्को ने अपने प्रयास किए हैं कि बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, सहकारी समितियां हैं, एफपीओज हैं, उनके साथ वो कांस्टेंट टच में रहते हैं, बहुत सारे डेमो प्लॉट बनाते हैं, किसानों के बहुत सारी किसान गोष्ठी करते हैं, किसान मेला करते हैं, अपने प्रोडक्ट को डेमो करने के लिए पूरे प्रदेश में, और हर प्रदेश अपने अपने क्षेत्र में, हर जिले में उनको प्रचार प्रसार करते हैं, उनको डेमो प्लॉट पे उसका कैसे एप्लीकेशन है जाके बताते हैं, और किसान मतलब हर महीने में 2 से 3 किसान गोष्ठी करते हैं डिफरेंट जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, और उनको बताते रहते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है। ये कांस्टेंट प्रयास चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने, इसीलिए मैं आया हुआ था मध्य प्रदेश में, अपने एग्रीकल्चर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कल मैं मिला था, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि हमें गवर्नमेंट, चूँकि सारे अपने डेमो प्लॉट रिजल्ट्स केवीके के सारे शेयर किए, जो उन्होंने बड़े उनको इनकरेजमेंट लगा, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसको हम कैसे अपने एलोकेशंस और कैसे हम रासायनिक खाद को कम करेंगे और कैसे नैनो यूरिया प्लस नैनो डीएपी को हम सम्मिलित करेंगे, और किसानों का उस पर किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, उसको हम लोग इंश्योर करेंगे सही एप्लीकेशन को बता के, सही डोसेज को बता के। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत सराहनीय पहल है। और ये जिस नैनो यूरिया के बारे में आपने बताया, दर्शकों के मन में भी एक कुछ मुझे लगता है किस तरह के सवाल होंगे। बहरहाल अगर आपके मन में भी नैनो यूरिया को लेकर या कुछ भी इस तरह का कुछ भी खेती से जुड़ा हुआ जिसमें यूरिया और यूरिया से जुड़े हुए किसी भी संदर्भ का जिक्र आता हो, तो आप हमें कमेंट कर वो सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब के साथ हम वापस आपके पास पहुँचें, आपके साथ जुड़ें। बहरहाल प्रवीण जी, बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बढ़िया बात बताई, इतनी बढ़िया चीज़ें आपने स्पष्ट की नैनो यूरिया के बारे में, यूरिया के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, और जो काम आप कर रहे हैं निश्चित तौर पर हम भी हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं कि जिस मिशन के तहत आप पूरा इफ़को जो है वो लगा हुआ है किसानों की बेहतरी के लिए, फसलों की बेहतरी के लिए, और एक सुरक्षित और सुंदर और एक सशक्त भारत के भविष्य के प्रति। तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं और हमारी भी कोशिश है कि किसी तरह से अगर हम इसी तरह से और भी बातें अगर दर्शकों तक पहुंचा पाए, आपके साथ जुड़ पाए, तो हम जरूर जुड़ेंगे। बहरहाल कुछ आप कहना चाहेंगे अगर दर्शकों से चलते? धन्यवाद जी। लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं कि इफ़को का नाम ही विश्वास है जी। इफ़को किसानों की संस्था है, किसानों के लिए है, किसानों के द्वारा है। तो इफ़को वो सारे प्रयास करती है जिससे हमारे किसान समृद्ध हों, हमारे किसान मजबूत रहें, उनकी परिवार में खुशियां हों, और इसके लिए हमारे जो चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर श्री दिलीप संघानी साहब, वो 24/7 सतत प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि हमें इफ़को से किसानों की समृद्धि जो का द्वार है उसको किसी भी तरह पहुंचाना है। और वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय गृह मंत्री साहब, जिनका विजन है सहकार से समृद्धि, तो इफ़को उसको सहकार से समृद्धि को सतत प्रयास करके सफल बनाने के लिए कटिबद्ध है। और हमारे चेयरमैन साहब ने हम सारे इफ़को एम्प्लॉइज को ये दिशा निर्देश दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में जाएं, उनके भलाई के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके सही मार्गदर्शन के लिए तकनीक से जोड़ें, और उनको कैसे रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हुए अल्टरनेटिव टू केमिकल फर्टिलाइजर्स, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रभावशाली नैनो यूरिया प्लस, नैनो डीएपी, नैनो कॉपर, नैनो जिंक का इस्तेमाल करना है, और उनकी किसी भी तरह से यील्ड में कम न हो, उसको आपको सही प्रयोग की विधि को बताना है। ऐसा करते हुए हमें पूर्णतः विश्वास है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि अगर हमें भारत को एक विकसित भारत 2047 तक, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है, अगर उसको पूरा करना है, तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर की जीडीपी में कम से कम 8 से 10% का कंट्रीब्यूशन निहायती अनिवार्य है। और वो तभी होगा जब हमारे किसान जो खेती है वो केवल आजीविका के लिए नहीं, बिजनेस के लिए और व्यवसायीकरण के हिसाब से जब वो करना शुरू करेंगे, तभी वो जीडीपी में 8 से 10% कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और वो करने के लिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी, नैनो कॉपर, नैनो जिंक मील का पत्थर साबित होगा, अगर हम उसका सही इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो। बिल्कुल सर, ज़रूर किसानों तक आपका ये संदेश इसी तरह से पहुंचेगा। और हम भी आपसे कहना चाहेंगे कि इफ़को के बारे में जो भी चीज़ें, इफ़को नैनो यूरिया, नैनो प्लस, नैनो जिंक वगैरह के जो भी चीज़ें आप समझ पाए या आप जान पाए, या फिर वही कि अगर आप जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर बताइएगा, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। बहरहाल पीके सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।